Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create Jara folder. सो फ्रेंड, इससे पहले हम अपनी 2 क्लास डिस्कस कर चुके हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड। आज जो हमारी क्लास है ये 3rd क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो आपका जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है ये भी क्या है, आपका एक सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है ना, जो हम पढ़ रहे हैं अपना सोर्स ऑफ फंड, उसी के अंदर आपका एक पार्ट क्या है, आपका एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, अब ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है, तो देखो ये एक तरह से क्या है, आपका प्रोसेस है। प्रोसेस किस तरह का प्रोसेस, जिसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, अपने लिक्विड एसेट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये क्या लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है और किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इसको लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर। तो इसको हम क्लियर करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसका काम क्या है, बोरोवर को लोन प्रोवाइड करना, और जो लोन प्रोवाइड करता है बोरोवर को, उसके बदले एज अ मोर्टगेज क्या कर लेता है, उनकी प्रॉपर्टी ले लेता है, उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट क्या कर लेता है, एज अ मोर्टगेज अपने पास रख लेता है और लोन प्रोवाइड कर देता है किसको, बोरोवर को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो फंड है टोटल वो कितने का है, 40 करोड़ का है। ठीक है, अब इसने क्या किया, लोन दे दिया बोरोवर को 40 करोड़ का, अलग अलग बोरोवर को। लेट्स से किसी को 40 लाख का, किसी को 50 लाख का, किसी को 1 करोड़ का। ठीक है, ऐसे क्या किया उसने, बोरोवर को लोन दे दिया और उसके बदले एज अ मॉर्टगेज क्या रख लिया, उनकी प्रॉपर्टी रख ली। अब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसकी बैलेंस शीट में जो 40 करोड़ का फंड था, कैश था, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, और जो भी लोन एंड एडवांसेज है जिसके बदले में उसको प्रॉपर्टी मिली है एज अ मोर्टगेज, तो लोन एंड एडवांसेज में क्या हो जाएगा, उसका 40 करोड़ शो हो जाएगा। ठीक है, एसेट में अब भी 40 करोड़ है, यहाँ से कैश तो खत्म हो गया 40 करोड़ का, अब क्या दिख रहा 40 करोड़ के लोन एडवांस। एसेट तो सेम है वही 40 करोड़ की, लेकिन अब वो जो एसेट है वो किस में कन्वर्ट होगी, उसकी इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या होगी, वो कन्वर्ट होगी। कि वो धीरे से अब जो भी लोन दिया है बोरोवर ने, वो लोन की रिपेमेंट क्या करेंगे, हो सकता है कि कोई 10 साल में करे, कोई 5 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में। ठीक है ना, सबका टाइम पीरियड क्या होगा, अलग अलग होगा। सबका रिपेमेंट करने का टाइम भी क्या होगा, किसी का मंथली, किसी का क्वार्टरली, किसी का हाफ ईयरली, किसी का ईयरली। ठीक है ना, पेमेंट तो मिलेगी उसको 40 करोड़ की, लेकिन वो आने वाले फ्यूचर में मिलेगी, अभी उसको पेमेंट नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब मान लो और बोरोवर आते हैं इस इंस्टीट्यूशन के पास क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए। अब वो लोन कहाँ से देगा उनको, क्योंकि जो पेमेंट मिलने वाली है अब बोरोवर से, वो एकदम से तो मिलेगी नहीं, वो एकदम से तो मिलेगी नहीं, वो आने वाले फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है ना, लेकिन इसके पास क्या है, फंड अवेलेबल नहीं है कितना कि वो और बोरोवर को क्या दे सके, लोन दे सके। तो इस केस में अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, जितनी भी उसकी इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट है, जो एसेट्स की साइड क्या हो रही है, शो हो रही है, उनको सेल कर देगा किसको, स्पेशल पर्पज व्हीकल को, जिसको कहते हैं एसपीवी। ठीक है, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होते हैं, एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही क्या करते हैं, इनको क्रिएट करते हैं, क्या करने के लिए, अपने जो भी मॉर्टगेज है उसको सेल करने के लिए। अब देखो यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, स्पेशल पर्पज व्हीकल एंटिटी को बुलाएगा और क्या कहेगा कि देखो मेरे पास इतने लोन एंड एडवांसेज है, इनके बदले इतनी मॉर्टगेज रखी हुई है मेरे पास। ठीक है ना, 40 करोड़ की अमाउंट है, और हाँ ये 40 करोड़ का लोन मेरे को आगे मिलने वाला है, प्लस इसके ऊपर मेरे को क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट रेट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या करता है, उसको सेल कर देता है और कहता है कि आगे जो भी फ्यूचर में जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसको तुम लोग रिसीव कर लेना, और इसके बदले मेरे को आज क्या कर दो, कुछ कैश की पेमेंट कर दो। ठीक है, कि मेरे पास क्या है, 40 करोड़ का क्या है, यहाँ पे मॉर्टगेज पड़ी है, क्या करो तुम इसको ले लो और इसके बदले मेरे को क्या प्रोवाइड कर दो, कैश फ्लो दे दो कुछ। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो तुम ले लेना इसका। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फिर बेनिफिट क्या हुआ, अगर इसने क्या कहा, इसको इंटरेस्ट रेट इसको ही दे दिया एसपीवी वालों को, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, तो जो भी मान लो यहाँ पे इसने लोन दिया बोरोवर को, यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था इसको, तो जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एसपीवी को 12% इंटरेस्ट रेट से वो सिक्योरिटी दे, हो सकता है वो 10% हो, वो अकॉर्डिंग टू रिस्क वेटेज होगा कि जो भी वो मॉर्टगेज है उनका रिस्क कितना है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, वो होमोजीनियस टाइप की, क्योंकि वो क्या बनाएगा, पूल बनाएगा, क्योंकि एक तरह से अलग अलग पूल बनाएगा होमोजीनियस टाइप के, जो मॉर्टगेज जो सिक्योरिटी होमोजीनियस टाइप की होगी उनको एक अलग से रख देगा। ठीक है ना, जो
अलग अलग होमोजीनियस की उनको अलग अलग क्या कर देगा, रख देगा, ठीक है ना। उनके रिस्क के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट रेट, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, जो सेम नेचर के उसको अलग पूल में रख देगा, जो से उससे डिफरेंट नेचर के उसको अलग पूल में रख देगा, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग ही उनका क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाएगा कि कितने इंटरेस्ट रेट से क्या किया उसने, उसको एसपीवी को सेल किया है। अगर लेस रिस्क की है तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, कम देगा, ठीक है ना। हाई रिस्क की है तो इंटरेस्ट रेट भी क्या देगा, डिफरेंट देगा। वो डिपेंड है किसके ऊपर, टाइप ऑफ मॉर्टगेज के ऊपर, क्योंकि जो मॉर्टगेज है उसका टाइप कैसा है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है, ठीक, एसपीवी ने क्या कर लिया, उसको परचेज कर लिया उस मॉर्टगेज को, और उसके बदले में क्या कर दिया, कुछ कैश किसको दे दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिया। अब जो भी पैसा इकट्ठा करना है वो पैसा किसके पास जाएगा, अब जो भी बोरोवर है जिन्होंने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, ठीक है, ये लोन क्या करेगा, ये लोन किसको देगा, वो एसपीवी को देगा, ना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब वो लोन की पेमेंट है और वो इंटरेस्ट की पेमेंट है, किसको मिलेगी, सारी एसपीवी को मिलेगी, ना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो ये बात क्लियर हुई। इसके बदले कैश मिल गया किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब लोन एडवांस मान लो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसने 20 करोड़ के लोन तो क्या कर दिया, एसपीवी को सेल कर दिए, तो अब 20 करोड़ के क्या, किसके पास कैश आ गया, और लोन एडवांस क्या हो गई, 20 करोड़ से कम हो गई, ठीक है ना। और 20 करोड़ का क्या आ गया, इसके पास कैश आ गया। अब जो कैश आया है 20 करोड़ रुपए का, क्या कर दिया उसने, फिर से जो भी मोर बोरोवर आए थे लोन लेने के लिए उनको लोन के रूप में दे दिया, ठीक है ना। और उसके बदले क्या मिल गई उसको, मॉर्टगेज के रूप में प्रॉपर्टी मिल गई उनसे। ये बात यहाँ पे क्लियर हुई अच्छे से, ठीक है। अब देखो एसपीवी इन जो भी ये मॉर्टगेज इसका क्या करता है, तो अकॉर्डिंग टू नेचर, जो भी नेचर है उस मॉर्टगेज का, उसके अकॉर्डिंग उनको बॉन्ड बना के उनके जनरल पब्लिक में जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको सेल कर देता है, उनकी सिक्योरिटी बना के, ठीक है। जो भी मॉर्टगेज, जो भी प्रॉपर्टी मिली है उनकी अलग अलग सिक्योरिटी बना के उनके नेचर के अकॉर्डिंग सेल कर देगा इन्वेस्टर को। अब देखो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है क्या करेंगे, सिक्योरिटी को परचेज कर लेंगे, जनरली वो क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। उनको क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे और उसके बदले में कैश किसको दे देंगे, एसपीवी को दे देंगे। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इन्वेस्टर कैसे विश्वास करे कि वो पेमेंट उनकी मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। तो बीच में किसका रोल आता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो क्या करती है, वो जो होमोजीनियस टाइप की क्या होती है आपकी जो भी मॉर्टगेज थी, ठीक है ना, उनका क्या करती है, उनका इवोल्यूशन करती है और वो क्या देखती है कि कितना रिस्क है इनके साथ एसोसिएटेड, ठीक है। अगर जो प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज के साथ रिस्क क्या है, ज़्यादा एसोसिएटेड है तो उनको उसके अकॉर्डिंग रेटिंग देगी। अगर किसी के साथ रिस्क कम एसोसिएटेड है तो उसको उसके अकॉर्डिंग क्या देगी, रेटिंग देगी। आपकी रेटिंग AA, AAA, AA, सिंगल A, ठीक है ना, किसी भी तरह हो सकती है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ दी क्या आपका उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दी प्रॉपर्टी। अगर वो लेस रिस्क की है तो उसका जो भी क्या होगी, उसकी जो भी रेटिंग होगी वो हायर होगी। अगर वो मोर रिस्क है तो उसकी रेटिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब जो इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, बॉन्ड के अंदर, किसके अकॉर्डिंग, उस रेटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मान लो वो लेस रिस्क की है तो उसका इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। अगर मान लो वो जो प्रॉपर्टी है, जो भी उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया बॉन्ड के अंदर, अगर उस प्रॉपर्टी को, उस बॉन्ड को रेट कम मिला है तो इसका मतलब वो हाई रिस्क की है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी क्या मिलेगा, उसके बदले हाई रिस्क है तो हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है ना। वो तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर आप रिस्क कम ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, वहाँ पे कम मिलेगा। रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, वहाँ पे हाई मिलेगा। तो बात क्लियर हुई कि पूरा प्रोसेस किस तरह से क्या करता है, काम करता है, हाँ या नहीं, ठीक है। तो क्लियर हो यहाँ पे इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स ये यहाँ पर क्या है, वो प्रॉपर्टी है जो बोरोवर ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास क्या है, गिरवी रखी है, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास क्या रखी गई है, गिरवी रखी गई है, किसके द्वारा, बोरोवर के द्वारा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को, इस मॉर्टगेज को एसपीवी जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है उसको सेल कर देता है। तो यहाँ पर एसपीवी ने क्या किया, उसकी सिक्योरिटी बनाकर एज अ बॉन्ड उसको क्या किया, सब्सक्राइब, मतलब कि इन्वेस्टर को क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, इन्वेस्टर को इश्यू कर दिया, ठीक है ना। और उसको CRA ने क्या दी, क्रेडिट रेटिंग दी। और अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग जो भी दी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, उसका इंटरेस्ट रेट क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो स्प्रेड है, स्प्रेड का मतलब कि जो लोन जितने इंटरेस्ट पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया है
ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट रेट किसको मिलेगा, एसपीवी को मिलेगा, फिर जो इन्वेस्टर को जो भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो ही यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्लियर हो यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या था, इसका मीनिंग था। तो यहाँ तक हम देख चुके थे होमोजेनियस लिक्विड फाइनेंशियल एसेट तक किस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है ना। और जो किसको सेल कर दिए, इन्वेस्टर को लास्ट में क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। तो क्लियर ना अच्छे से मीनिंग यहाँ पे, वेरी गुड। अब देखो आगे, जो भी एसेट क्या की गई थी, ट्रांसफॉर्म की गई थी किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। जो पहले किसके अंदर थी, जो पहले जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था उसकी बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट थे वो क्या होगी, डिस्पियर होगी। क्योंकि जो भी लोन और एडवांसेस थे इसके एसेट के साइड, मानो जो 40 करोड़ के जो लोन एडवांस दिए थे, अब वो यहाँ से क्या होगी, डिसअपियर होगी। अब वो किसकी बैलेंस शीट के अंदर चले गए, अब वो चले गए जो भी आपकी एसपीवी थी उसकी बैलेंस शीट के अंदर शो हो गई वो, ठीक है ना। उसके बदले जो भी एसपीवी था उसने क्या दे दिया, इसको कैश दे दिया, ठीक है। और जो भी एसपीवी ने उन एसेट को एज ए सिक्योरिटी क्या कर दिया, इन्वेस्टर को इशू किया। अब जो इन्वेस्टर से पैसा आया, अब वो इन्वेस्टर एसपीवी के पास क्या आ गया, कैश आ गया। और जो कैश दिया था उतना ही कैश क्या है, एसपीवी के पास वापस से आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिख रखा कि एसेट जो ट्रांसफर, assets so transformed disappear from the balance sheet of the owner and are funded by the investors of the financial instrument, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर बैक्ड बाय द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। अब जो इन्वेस्टर है उनको क्या मिलेगा फ्यूचर में, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से, इन्वेस्टर उनको वहां से क्या मिलेगा, फ्यूचर में वहां से रिटर्न मिलेंगे। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे क्या है, व्हेन द लेंडर फाइनेंस लोन टू बोरोवर, जब लेंडर क्या करता है, फाइनेंस कर, मतलब कि जो भी लेंडर जिन्होंने क्या दिया, लोन दिया किसको, बोरोवर को, द फॉर्मर रिसीव रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। वो कब मिलेगी उसको, पीरियड ऑफ ईयर मिलेगी, आगे आने वाले फ्यूचर में मिलेगी। तो यहाँ पे जिसके कारण क्या हुआ, लिमिट द कैपेसिटी ऑफ लेंडर टू गिव द फ्रेश लोन। तो यहाँ पर जो फ्रेश लोन देने की जो कैपेसिटी थी किसकी, लेंडर की, वो क्या हो गई, लिमिट हो गई, ठीक है ना। क्योंकि वो जो भी अब उसने लोन दिया था वो तो क्या था, फ्यूचर में मिलने वाला था उसको, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रिकवर द लिक्विडिटी को रिकवर करने के लिए ही कैन पुल द लोन टुगेदर, क्या क्या उन्होंने सारा जितना भी लोन दिया था उनको पुल किया और उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, उसके राइट को जो क्या होने वाला था उसको फ्यूचर में मिलने वाला था जो कैश फ्लो, उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। और किसको सेल किया, एसपीवी को, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो क्लियर हुआ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है आपके इस प्रोसेस के अंदर। तो देखो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है आपके इस प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम दो तरह की पार्टी इन्वॉल्व, तो प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर कौन कौन पार्टी आएंगे इसके अंदर, सबसे पहले आएगा कौन, ओरिजिनेटर। तो ओरिजिनेटर यहाँ पे कौन है, जो भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसने भी लोन दिया था, लेंडर, यहाँ पे क्या है, ओरिजिनेटर है, ठीक है ना। सबसे प्राइम मूवर ही कौन है इस डील का, ओरिजिनेटर है, जो क्या करता है, लोन देता है, ठीक है। वो क्या करता है, जितनी भी उसकी एसेट थी किसके अंदर, उसकी एसेट साइड है, जितने भी उसके रिसीवेबल थे, जितने भी फंड थे, ठीक है ना, उसने क्या किया, उनको सेल कर दिया एसपीवी को और उससे क्या किया, अपना कैश को जनरेट कर दिया, ठीक है। तो जितना भी जो राइट था उसका, लीगल राइट था, वो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसको, एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया, उसके बदले क्या किया, वहां से कैश को जनरेट किया, ठीक है। अब जो सेकंड मेन पार्टी है इसके अंदर वो क्या है, आपकी एसपीवी, जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है, वो क्या इसके अंदर सेकंड मेन पार्टी है, ठीक है। अब जो ये एसपीवी क्या करती है, ये बाय करती है एसेट को, ठीक है ना, जो क्या की गई है, टू बी सिक्योरिटाइज्ड, ठीक है, जो हमने पढ़ा है, फ्रॉम दी ओरिजिनेटर, किससे बाई करती है, ओरिजिनेटर से। अब जो भी ये एसेट जो है लोन एडवांस थे वो ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट से क्या होगी, डिसअपियर हो गए, किसकी बैलेंस शीट में आ गए, वो एसपीवी की बैलेंस शीट में आ गए, ठीक है ना। इट होल्ड द लीगल टाइटल, अब जो लीगल टाइटल है एसेट को किसके पास है, एसपीवी के पास है, ठीक है। एज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज टू रिमूव द एसेट, जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा है पूरा सिक्योरिटाइजेशन का, इसका मेन पर्पज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जो एसेट है वो रिमूव कर देना, किसकी बैलेंस शीट से, ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट से, और अब वो किसके अंदर शो हो रही है, एसपीवी की बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना। तो एसपीवी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना, होल्ड द एसेट इन द बुक एंड मेक द अपफ्रंट पेमेंट फॉर देम टू द ओरिजिनेटर। और क्या करती है, ओरिजिनेटर को क्या कर देती है, पेमेंट कर देती है उन एसेट के बदले। इट ऑल्सो इशू द सिक्योरिटी, और क्या करती है, सिक्योरिटी भी इशू करती है, किसको, आपके इन्वेस्टर को। तो दोनों पार्टी क्लियर यहाँ पे, ओरिजिनेटर कौन है, जो भी लोन प्रोवाइड करता है, किसको, बोरोवर को, ठीक है। अब जो ओरिजिनेटर क्या करता है, अपनी एसेट को, जो भी लोन एंड एडवांस है उसको सेल करता है, किसको, एसपीवी को। तो यहाँ पे एसपीवी क्या रोल प्ले करती है,
एसपीवी जो भी मेन सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है उसको ही कौन फुलफिल करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है आपका सिक्योरिटाइजेशन का वो ही कौन फुलफिल करती है, आपका एसपीवी, जो कि क्या करती है, परचेज करती है उन लीगल राइट को, उन एसेट के, और उसको सेल कर देती है सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके, उनको क्या कर देती है, इश्यू कर देती है सिक्योरिटी में क्या करके, कन्वर्ट करके, और फंड किसको देती है, ओरिजिनेटर को। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। जो भी यहाँ पर एसेट था उसका लीगल राइट था वो किसके बैलेंस शीट में शो हो रहा है, वो एसपीवी की बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो यहाँ पे चीज क्लियर हुई। अब जो थर्ड मेन पार्टी है इसकी, वो कौन है, इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर कौन, जो उन सिक्योरिटी क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। तो वो जो भी इन्वेस्टर, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है, कोई एफआई, कोई म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी हो सकता है जो क्या करता है, उन सिक्योरिटी को परचेज कर सकता है। इन्वेस्टर के अंदर कोई भी पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। दे बाय अ पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट इन द टोटल पुल ऑफ रिसीवेबल, जितना भी टोटल पुल ऑफ रिसीवेबल है उसमें से कुछ पार्ट जो क्या करते हैं, कुछ इंटरेस्ट उसका क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, एंड रिसीव देयर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। जो बाय करते हैं सिक्योरिटी को, उनकी पेमेंट उनको बाद में किसकी फॉर्म में मिलती है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की फॉर्म में मिलते हैं, एज पर एग्रीड पैटर्न। जो भी उनका पहले से एग्रीड पैटर्न है, कितने परसेंट रेट से उनको इंटरेस्ट मिलेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको बाद में फ्यूचर में क्या होता है, वहां से रिसीव हो जाता है। जैसे जैसे जो भी लेंडर, जो भी क्या थे बोरोवर थे, वो क्या करते हैं, अपनी रीपेमेंट करते हैं, अपनी किसकी, अपनी लोन के, उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है उनको, इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल मिल जाता है, किसको, इन्वेस्टर को। तो तीन मेन पार्टी इन्वॉल्व थी किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर, क्योंकि तीनों ही क्या करती है, मेन रोल प्ले करती है। एक तो आपका कौन, ओरिजिनेटर, ठीक है, जो क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, सेकंड आपका स्पेशल पर्पज व्हीकल, और आपका थर्ड कौन सा, आपके इन्वेस्टर, ठीक है ना। ओरिजिनेटर लोन देते हैं, ठीक है, और उसके बदले जो भी जो भी मॉर्टगेज आती है वो सेल कर देते हैं किसको, एसपीवी को, एसपीवी उनको कन्वर्ट करते हैं सिक्योरिटी के अंदर, और वो किसको दे देते हैं, इन्वेस्टर को दे देते हैं, ठीक है। अब जो भी लोन का पैसा था, जो भी मिलेगा बोरोवर से, जो भी पैसा मिलेगा, ठीक है, वो किसको मिलेगा, अब एसपीवी को मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट रेट जो भी फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है ना, जो भी अमाउंट प्रिंसिपल का जो भी मिलने वाला किसको मिलेगा, एसपीवी को मिलेगा, और एसपीवी उसमें से कुछ इंटरेस्ट किसको दे देगी, इन्वेस्टर को दे देगी, जो भी किसके अंदर था, मेंशन था, उनके डॉक्यूमेंट जो भी पहले से एग्रीड था, ठीक है। बात क्लियर हुई। ये क्या थी, आपकी तीन मेनली प्राइमरी पार्टी थी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी पार्टी की, और पार्टी भी तो इन्वॉल्व है इसके अंदर, जैसे आपकी रेटिंग एजेंसी होगी, वो भी तो रेटिंग प्रोवाइड करती है उनकी सिक्योरिटी को, तो किसके अंदर इंक्लूड, आपकी सेकेंडरी पार्टी के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देखो आपके सेकेंडरी पार्टी में कौन कौन इन्वॉल्व है। सबसे पहले ओब्लिगर। अब यहाँ पे ओब्लिगर कौन है, ओब्लिगर इज द ओरिजिनेटर डेटर, बोरोवर ऑफ द ओरिजिनल लोन। जो क्या था, बोरोवर है किसका, जिसने लोन लिया है, ठीक है ना, जिसने लोन लिया, जो बोरोवर है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ओब्लिगर। क्योंकि जो ओब्लिग्ड है क्या करने के लिए, पेमेंट देने के लिए आगे फ्यूचर में, ठीक है। द अमाउंट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द ओब्लिगर इज द एसेट दैट ट्रांसफर द एसपीवी। मतलब कि जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग इसके ऊपर, ओब्लिगर के ऊपर, जो भी ओब्लिगर को जो अमाउंट पे करनी है किसको, ओरिजिनेटर को, वो ट्रांसफर कर दी गई किसके पास है, एसपीवी के पास, ठीक है। और जो क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द ओब्लिगर इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये क्या, कि जो भी क्रेडिट स्टैंडिंग है, कि जो भी ओब्लिगर है वो कितना कैपेबल है लोन को रीपे करने के लिए, जो उसको क्रेडिट स्टैंडिंग है उसकी, ठीक है ना, जिसको क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, वो एक पैरामाउंट बल्कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, पूरे के पूरे सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन के अंदर। क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा आगे सिक्योरिटी का वो कितना होगा। अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग उसकी अच्छी है, वो मतलब कि वो ओब्लिगर के पास मतलब कि क्या दिख रहा है कि हाँ ये ओब्लिगर है, जो भी ब्रोवर ये अच्छे से लोन रीपेमेंट कर देगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। जो भी सिक्योरिटी आगे इन्वेस्टर को इशू की जाएगी, अगर यहाँ कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कि ये अच्छे से रिपेमेंट नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं फ्रॉड करेगा, तो वहां पे वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या देगी, इसको रेटिंग कम देगी, और जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसकी क्रेडिट स्टैंडिंग किसकी, ओब्लिगर की यहाँ पे। अब आती है थर्ड पार्ट, सेकेंडरी के अंदर कौन सी है, दूसरी पार्टी आपकी रेटिंग एजेंसी, जो क्या करती है, रेटिंग प्रोवाइड करना किसको, सिक्योरिटी को, ठीक है। Since the investor take on risk the asset pool rather than originator, the external credit rating play a important role। तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है एक important रोल प्ले करती है, क्या करके, रेटिंग प्रोवाइड करके उन सिक्योरिटी को,
ठीक है ना। इन्वेस्टर को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मिल जाता है, एक एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ इस जो भी मैंने सिक्योरिटी परचेज की है इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, इससे मेरे को जो पेमेंट है मेरी वो आगे फ्यूचर में मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से एश्योरेंस मिल जाता है यहाँ पे किसको, इन्वेस्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक रेटिंग एजेंसी, एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी भी, ठीक है। तो देखो वो रेटिंग किसके अकॉर्डिंग देती है, द रेटिंग प्रोसेस वुड असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कैश फ्लो, जो कैश फ्लो आने वाला है उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, असेस करता है। एंड द मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है उसको भी क्या करता है, चेक करता है, ठीक है ना। क्या मैकेनिज्म है पेमेंट का रिसीव होने का, ठीक है ना। मतलब कि जो लोन बोरोवर ने ले रखा है उसके बदले जो भी मॉर्टगेज रख रखा है, कि क्या जो भी अगर वो लोन रिपेमेंट नहीं कर पाता, क्या जो मॉर्टगेज रख रखा है किसके पास, ओरिजिनेटर के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, उससे वो जो अमाउंट है वो पूरी रिकवर हो पाएगी या लोन की नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। इससे से पूरे पूरे मैकेनिज्म क्या करता है, वो चेक करता है कौन, रेटिंग एजेंसी। और क्या करता है फिर लास्ट में, डिजाइन टू एंश्योर फुल एंड टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, की जो टाइमली पेमेंट है इंटरेस्ट की लोन की वो मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ लोन ऑफ एप्रोप्रिएट क्रेडिट क्वालिटी, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड, और फिर क्या करता है, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी सपोर्ट कितना है उसके अंदर, कितनी लिक्विडिटी है उस सिक्योरिटी के अंदर, ये भी बताता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, जो लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने बना रखा उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, इन सब को देख के क्या करता है वो रेटिंग एजेंसी रेटिंग प्रोवाइड करता है उस सिक्योरिटी को, किस किस को देख के, कि उसका कैश फ्लो मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है ना, मतलब कैश फ्लो स्ट्रेंथ कैसी है, वहां से कितनी पॉसिबिलिटी की वहां से कैश फ्लो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म को देखता है, टाइमली पेमेंट इंटरेस्ट की लोन की हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो क्रेडिट क्वालिटी है किसकी, बोरोवर की, वो कैसी है, ठीक है। लिक्विडिटी सपोर्ट कितना है, लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, इन सबको देखकर रेटिंग एजेंसी क्या करती है, उस सिक्योरिटी को रेटिंग प्रोवाइड करती है। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से। अब आपका थर्ड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सर्विसर। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर एंड सर्विसर कौन होते हैं, जो पेमेंट कलेक्ट करते हैं ना, किससे, ओब्लिगर से, ठीक है ना, जिसको लोन दे रखा था, ठीक है ना, जिस बोरोवर ने लोन ले रखा था, जिसको हमने क्या कहा था, ओब्लिगर, ठीक है ना, जिसको क्या दे रखा था, लोन दे रखा था, जो बोरोवर था, ठीक है, उससे पेमेंट कलेक्ट करते हैं और वो पेमेंट किसको पास करते हैं, एसपीवी को पास करते हैं। हमने देखो क्या देखा था कि बोरोवर थे, बोरोवर ने किससे लोन लिया, ओरिजिनेटर से, ओरिजिनेटर कौन था यहाँ पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। और उसने जो भी सिक्योरिटी थी, जो भी मॉर्टगेज था, उसको सेल कर दिया एसपीवी को। पहले ये कौन होता है आपका, एडमिनिस्ट्रेटर ओरिजिनेटर ही होता है, ठीक है। और इसको हम रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट भी कह देते हैं, ठीक है। इसको आप कह लो या फिर क्या, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, ठीक है। अब रिसीविंग पेइंग एजेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सर्विसर, एक तरह से कौन होता है, ओरिजिनेटर ही होता है। क्या करता है, बोरोवर से लोन लेता है, ठीक है ना, कलेक्ट करता है पेमेंट और किसको दे देता है, एसपीवी को दे देता है। क्योंकि अब ओरिजिनेटर ने क्या कर दिया, सारी की सारी जो एसेट था उनका लीगल राइट किसको ट्रांसफर कर दिया, एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया। तो बात क्लियर हुआ, वो क्या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विसर या फिर आपका कह लो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। बात क्लियर। तो इट कलेक्ट द पेमेंट ड्यू फ्रॉम ओब्लिगर एंड पासिस इट टू द एसपीवी, किसको पास कर देगा, एसपीवी को पास कर देगा। बोरोवर क्या करता है, डिफॉल्ट करता है तो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, लीगल एक्शन भी ले सकता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विसर या फिर आपका रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, सिंस इट रिसीव द इंस्टॉलमेंट एंड पे टू द एसपीवी। यहाँ पे बात क्लियर हुई, ठीक है। तो मेनली अभी तक हमने तीन पार्टी पढ़ी, सेकेंडरी के अंदर ओब्लिगर जो बोरोवर है आपका, रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी, और थर्ड आपका कौन, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, जिसका मेन काम क्या है, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट का अमाउंट को कलेक्ट करना किससे, ओब्लिगर से, उसको पास करना किसके पास, एसपीवी के पास। बात क्लियर हुई। अब आपकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या आपकी एजेंट एंड ट्रस्टी। अब एजेंट और ट्रस्टी का काम क्या होता है, जो भी आपके इन्वेस्टर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही मेन काम होता है किसका, एजेंट और ट्रस्टी का। मतलब कि ये जो भी इन्वेस्टर है आपके, उनके किसको, इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके कौन, एजेंट एंड ट्रस्टी, ठीक है। तो इट एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग दैट ऑल द पार्टी टू द सिक्योरिटाइजेशन डील परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एग्रीमेंट। जो भी आपका ट्रस्ट एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या सारी पार्टी है जितनी भी सिक्योरिटाइजेशन के अंदर
वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। मेनली ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके इंटरेस्ट को देखने के लिए, आपके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को देखने के लिए। तो बात क्लियर यहाँ पे एजेंट और आपका ट्रस्टी। फिर आपका क्या स्ट्रक्चरर। अभी स्ट्रक्चरर क्या होते हैं? स्ट्रक्चरर कुछ भी नहीं, मेनली जितनी भी पार्टी है आपकी सिक्योरिटाइजेशन के अंदर, इन सबको मिलाने का काम, इन सबको इकट्ठा लाने का काम, आपकी क्रेडिट एनहांसर हो जाए, आपके इन्वेस्टर हो जाए, आपकी कोई भी डीप पार्टी है इसके अंदर, उनको साथ में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्ट्रक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर इज रिस्पॉन्सिबल। मेनली नॉर्मली कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जो ब्रिंगिंग टुगेदर द ओरिजिनेटर, आपकी क्रेडिट एनहांसर, इन्वेस्टर एंड द अदर पार्टनर टू अ सिक्योराइजेशन डील। ठीक है। इट ऑल्सो वर्क विद द ओरिजिनेटर एंड हेल्प द स्ट्रक्चरिंग डील। ठीक है, ओरिजिनेटर की भी हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? डील को स्ट्रक्चरिंग करने के लिए। तो एक तरह से स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं? सारी पार्टी को एक साथ लाते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ पे? तो ये मेनली क्या थे? आपकी पार्टी थी, किसके अंदर इन्वॉल्व थी? आपकी प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की, कि क्या क्या एडवांटेज होगी सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की। तो हम दोनों की एडवांटेज को डिस्कस करते हैं। क्या क्या एडवांटेज है यहाँ पे किसके लिए? आपके ओरिजिनेटर के लिए। और क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या बेनिफिट है किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए। इस होल प्रोसेस के अंदर, किसके प्रोसेस के अंदर? आपके सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेज टू द ओरिजिनेटर की। ओरिजिनेटर के लिए क्या क्या एडवांटेज रहेगी यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले देखो बैलेंस शीट बेनिफिट। यहाँ पे बैलेंस शीट बेनिफिट का मतलब क्या है, कि क्या बेनिफिट रहेगा यहाँ पे किसके लिए? आपका ओरिजिनेटर के लिए बैलेंस शीट का। तो देखो सिक्योरिटाइजेशन एक्सिलरेट कैश रिसिप्ट फ्रॉम द रिसीवेबल while removing the account receivable from the originator balance sheet। जो आपका सिक्योराइजेशन है वो क्या करता है? एक्सिलरेट करता है, कि इंक्रीज करता है किसको? कैश रिसिप्ट को। ठीक है ना, फ्रॉम द रिसीवेबल while removing द, जो भी उसके अकाउंट रिसीवेबल है उनको रिमूव कर देता है और वहां से क्या करता है? कैश जनरेट करता है। आपका होल प्रोसेस ऑफ सिक्योराइजेशन जो मैं आपको पहले भी समझाया है बैलेंस शीट के थ्रू। तो देखो हमने क्या डिस्कस किया था, कि जो भी बैलेंस शीट है किसकी? ओरिजिनेटर की। ठीक है ना, उसकी जो भी एसेट साइड है उसके अंदर जो भी उसके क्या थे? लोन एंड एडवांसेस थे। ठीक है ना, जितना भी उसने क्या दिया था? लोन दिया था 40 करोड़ का, उसके बदले क्या मिला था? मॉर्गेज मिला था। वो क्या, हाँ, उसके एसेट साइड में शो हुआ होगा। अब उसने क्या किया? ये सारे का सारा लीगल राइट किसको ट्रांसफर कर दिया? एसपी को ट्रांसफर कर दिया। अब जो भी ये है इस अभी जो भी क्या है, जितना भी राइट इसका ट्रांसफर कर दिया एसपीवी को, एसपीवी क्या दे देगा? ओरिजिनेटर को कैश दे देगा। तो लोन और एडवांसेस के जगह अब क्या रिप्लेस हो गया? कैश रिप्लेस हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से जो ये प्रोसेस है पूरे का पूरा सिक्योराइजेशन का, इसने कैश को एक्सलेट किया, कैश को एक्सलेट किया, कैश को जनरेट किया। अब यहाँ पे इसके पास क्या आ गया? कैश आ गया। ठीक है ना, और जो लोन एंड एडवांस थे वो क्या हो गए? यहाँ से डिसअपियर हो गए। मतलब कि जितने भी अकाउंट रिसीवेबल थे वो क्या हो गए? यहाँ से रिमूव हो गए और कैश यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, जो कैश रिसिप्ट थे वो यहाँ पे क्या होगी? एक्सिलरेट होगी। तो ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे क्या हुआ? बैलेंस का बेनिफिट रिसीव हुआ ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑफ बैलेंस शीट आपका फाइनेंसिंग। ठीक है ना, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जाम में आ जाए कि ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है। तो यहाँ पर ऑफ बैलेंस शीट के अंदर क्या करते हैं हम लोग? जो भी पोर्शन है किसका? कैपिटल का, जो भी टाइड अप है किसके फॉर्म में? एसेट की फॉर्म में। ठीक है ना, किसके अंदर? बैलेंस शीट के अंदर। हम उसको क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म में जनरेट करते हैं। मतलब जो भी एसेट थी यहाँ पे इन लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना, इसको हमने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? लिक्विड फॉर्म के अंदर। इसी को हम कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट प्रोसेस। ठीक है ना, तो इट रिलीज द पोर्शन ऑफ कैपिटल टाइड अप इन दीज एसेट रिजल्टिंग इन ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग लीडिंग टू इम्प्रूव। ये क्या करती है? इम्प्रूव करती है लिक्विडिटी पोजीशन विच हेल्प इन एक्सटेंडिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी। और किसमें हेल्प करती है? बिजनेस एक्सटेंड करने में। अब सिंपल सी बात है, लोन और एडवांस रहते कंपनी के पास, ओरिजिनेटर के पास, क्या वो अब उसको लोन दे पाता? नहीं दे पाता ना। अब उसने क्या किया? उसको एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया। एसपीवी से क्या गया? वहाँ पे कैश आ गया। अब जो भी कैश जनरेट हुआ है उससे वो क्या कर देगा? वापस से लोन दे देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? बिजनेस क्या हुआ? कंपनी का एक्सपेंड हुआ। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट प्रोसेस कहते हैं। तो याद रखना इसको। ठीक है, कि ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एडवांटेज हुई? ओरिजिनेटर के पास है बैलेंस शीट का क्या मिल गया? उसको बेनिफिट मिल गया। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर, जिससे उसकी लिक्विडिटी क्या हुई है? इंप्रूव हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे क्या है ओरिजिनेटर के लिए? प्रोवाइड लिक्विडिटी। तो जो भी आपकी इलिक्विड एसेट थी वो हमने किस में कन्वर्ट कर दी? लिक्विड एसेट के अंदर कन्वर्ट कर दी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी उस कंपनी की। ठीक है, तो सेम ही था जो हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था। ठीक है, फिर अगला क्या है आपका? लोवेस्ट फंडिंग कॉस्टिंग। इसके अंदर क्या है कि जो आपने सिक्योराइजेशन किया है इससे आपकी जो फंडिंग कॉस्टिंग है वो क्या आएगी? कम आएगी। कम क्या क्यों आएगी? देखो जो भी आप क्या कर रहे हो, अब इन्वेस्टर को अपनी सिक्योरिटी क्या कर रहे हो?
इश्यू कर रहे हो, अगर उनकी रेटिंग क्या है, अच्छी है, तो उस केस में अगर उनकी रेटिंग क्या है, अच्छी है, तो उस केस में आपको इन्वेस्टर को जो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। अगर आप वही फंड बाहर बैंक से या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करते, बोरो करते, तो हो सकता है कि आपको क्या देना पड़ता है, उसके बदले ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, ठीक है ना। आप किसी और से लोन लेते, आप डेटर से पैसे इकट्ठा करते, आप या फिर इक्विटी से पैसा इकट्ठा करते, हो सकता है आपकी कॉस्ट वहां पे क्या आती, ज्यादा आती। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी आप क्या कर रहे हो, आप सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हो और वहां पर आपकी जो रेटिंग एजेंसी से रेटिंग मिली हुई है वो अच्छी मिली हुई है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट भी क्या देना पड़ेगा, इन्वेस्टर को कम देना पड़ेगा, जिससे आपकी जो फंडिंग कॉस्ट हो क्या हो जाएगी, ओवरऑल कम हो जाएगी। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ये ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने लैंडिंग की है फंड को, ठीक है, उसके जितना भी रिस्क है, बैड डेट का रिस्क है, वो किसको ट्रांसफर कर देता है, वो ट्रांसफर हो जाता है सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। किसके पास, एसपीवी के पास, क्योंकि जितने भी लीगल राइट थे किसको ट्रांसफर कर दिए उसने, सारे के सारे एसपीवी को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपके दो तरह के केस आते हैं, एक तो केस कौन सा, एक तो नॉन रिकोर्स फॉर्म, एक आता है रिकोर्स फॉर्म। अब रिकोर्स और नॉन रिकोर्स में क्या डिफरेंस है, देखो, अगर जो भी ट्रांसफर किए गए हैं लीगल राइट वो नॉन रिकोर्स फॉर्म के हैं, तो उस केस में ओरिजिनेटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई भी बैड डेट क्रिएट होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सारी की सारी एसपीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है ना। अगर वो क्या है, नॉन रिकोर्स टाइप का है, अगर वो रिकोर्स टाइप का है तो उस केस में सारे के सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, ओरिजिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर जो एसपीवी है नॉन रिकोर्स फॉर्म में कब लगता है, तब उसको ये लगता है कि हाँ इसके बदले क्या है, मोर्टगेज इशू कर रखा है, मोर्टगेज है, उससे सारे का सारा पैसा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। या फिर एसपीवी क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी से क्या लेता है, इंश्योरेंस ले लेता है, ठीक है ना। ऐसे ही वो नॉन रिकोर्स फॉर्म नहीं करता। या तो क्या करता है, उसको ये लगता है कि हाँ जो भी मोर्टगेज से जो पैसा मिलने वाला है, अगर बैड डेट क्रिएट हो जाते हैं उस केस में मेरे को पैसा क्या हो जाएगा, पूरा रिसीव हो जाएगा। या फिर क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उनकी क्या करवा लेता है, इंश्योरेंस करवा लेता है, और ये सेटिस्फाई कर लेता है कि हाँ मेरा पैसा यहाँ से मेरे को रिकवर कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कोई भी ओरिजिनेटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एक तरह से नॉन रिकोर्स फॉर्म में क्या किया, ओरिजिनेटर ने जितना भी उसका रिस्क था किसका, बैड डेट का, वो सारा किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, एसपीवी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एसपीवी की है, कि वो कैसे क्या करता है, इस चीज को सबको मैनेज करता है, ठीक है। अब का फिफ्थ पॉइंट आता है क्या, आपका कैपिटल एडुकेसी। मेनली हमने कैपिटल एडुकेसी अपनी कहाँ की थी, तब हमने अपनी बैंकिंग की थी, ठीक है ना। उसके अंदर हमने तब अपना क्या निकाला था, एनपीए, तब हमने एनपीए वाला टॉपिक किया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला, वहां पे हमने देखा था कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या शो करता है कि जो भी आपकी कैपिटल है कंपनी के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो कंपेयर टू आपकी जो रिस्क वेटेड एसेट है उनके कंपेयर में कितनी है। अगर मान लो आपकी कैपिटल एडुकेसी रेशियो ज्यादा है, मतलब कि आपकी कैपिटल कम है और जो आपकी रिस्की एसेट है वो क्या है, ज्यादा है, तो उसके इसमें आपकी जो रेशियो होगी, कैपिटल एडुकेसी रेशियो होगी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है ना। तो इस केस में अगर आपकी जो रिस्की वेटेड एसेट है, जो कि हमने इसमें देखी थी, क्या आपकी जो भी आपके लोन और एडवांसेस थे इस साइड, वो सारे आपके क्या थे, रिस्की वेटेड एसेट थी, ठीक है। और जो वो कितने थे, आपकी 40 करोड़ की थी फॉर एग्जांपल, अपनी कितनी थी, 40 करोड़ की थी, और आपकी कैपिटल कितने है कि मान लो फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की आपकी क्या है, कैपिटल है। उसके अंदर आपकी जो रिस्की जो आपकी लोन और एडवांसेज हैं वो कितने के हैं, 40 करोड़ की हैं, बाकी के यहाँ पे क्या आपके मान लो लोन है, ठीक है। तो इस केस में आपकी कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ की, और आपके लोन एडवांस कितने के, 40 करोड़ के। तो इसका मतलब क्या है कि CAR कंपनी क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, अच्छा साइन नहीं है कंपनी के लिए। अगर मान लो अब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये अपने लोन और एडवांसेस को क्या कर देता है, सेल कर देता है, किसको, एसपीवी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें से 30 करोड़ के जो भी लोन और एडवांस को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए एसपीवी के। अब कितने बच गए लोन और एडवांस, 1 करोड़ 10 करोड़ के बचे, ठीक है। कैपिटल भी कितने की आपकी, 10 करोड़ की, तो आपकी CAR क्या होगी, यहाँ पे कम होगी ना। तो CAR कम होने का मतलब कि यहाँ पर आपकी कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या है, कम है, और जो क्या है, गुड साइन है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो यहीं पर शो करता है कि जो भी आप सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस करते हो उससे जो भी आपकी कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और जो क्या होता है, गुड साइन होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो आपकी कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या करता है, इंप्रूव करता है आपका क्या, आपका सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस। तो क्लियर हुआ आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। इन मोस्ट जुडिक्शन
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट होल्ड अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। द सेल ऑफ रिसीवेबल फॉर कैश इफेक्टिवली रिमूव रिस्की वेटेड एसेट। जो आप क्या करते हो, सेल करते हो आपके रिसीवेबल्स का, यहाँ पे जो आपने क्या किया, सेल किया, ठीक है ना, उसने क्या कर दिया, आपका रिमूव कर दिया किसको, रिस्की वेटेड एसेट को, फ्रॉम द रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन बैलेंस शीट के अंदर से, एंड रिपोर्ट एडिशनल कैश, और उसके मतलब क्या आ गया, आपके बैलेंस शीट के अंदर कैश शो होगा, जैसे कैश आपकी क्या है, नॉन रिस्की एसेट है। देखो लोन और एडवांस आपने क्या किया, सेल किया 30 करोड़, फिर उसके बदले आपकी बैलेंस शीट में क्या शो हुआ, मानो 30 करोड़ का कैश आ गया, ठीक है। तो इससे क्या आपकी रिस्की वेटेड एसेट क्या होगी, कम होगी, और क्या इंक्रीज होगी, जो नॉन रिस्की एसेट हो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपकी कैश क्या एक तरह से नॉन रिस्की एसेट है, ठीक है। The balance sheet exchange of receivable for cash improve the regulated institution capital structure and reduce regulatory cost। तो क्लियर हुआ आपका कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो जो भी आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको क्या करता है, मिनिमम करता है, ठीक है ना। और जब का जो भी आपका कैश उसको क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है। आपकी रिस्की वेटेड एसेट को क्या करता है, आपका ये जो प्रोसेस है किसका, सिक्योराइजेशन का, उसको कम कर देता है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ अच्छे से आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बात क्लियर। अब देखो क्या क्या बेनिफिट है किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, किससे, आपके सिक्योराइजेशन प्रोसेस से। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट रहेगा इन्वेस्टर के लिए, सबसे पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। तो जो हमने बात की थी रिकोर्स अरेंजमेंट और नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट की, तो जो रिकोर्स टाइप ऑफ अरेंजमेंट था वहां पे मान लो कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी डिफॉल्ट करती है, तो सारे का सारा जो भी लॉस है वो कौन रिकवर करेगा, आपका ओरिजिनेटर। जितना भी लॉस होगा इन्वेस्टर वो कौन, इन्वेस्टर को कौन पे करेगा, आपका ओरिजिनेटर। तो यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए एक तरह से जो भी लॉस है, जो भी रिस्क है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, उनको रिस्क क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे आता है कि आपका बेटर रिटर्न, जो भी प्रोसेस है आपका सिक्योराइजेशन का, उससे आपको एक तरह से बेटर रिटर्न मिल जाता है इन्वेस्टर को, ठीक है ना। मेनली किसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है रिस्क लेने की। अगर आपको देखो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है तो वहाँ पे रिटर्न में क्या मिलेगा, एक तरह से कम ही मिलेगा, ठीक है। और थर्ड आपका क्या है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये इन्वेस्टर के लिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो जो भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है किसके अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी के अंदर किसी एक का पैसा तो है नहीं, क्योंकि जो भी ओरिजिनेटर ने जिनको लोन दे रखा है बोरोवर को, काफी सारे बोरोवर हैं। अब मान लो कोई एक बोरोवर डिफॉल्ट कर देता है, क्या उसके अंदर जो हमने पूल बनाया था किसका, सेम टाइप ऑफ होमोजीनियस सिक्योरिटी का, क्या उसके अंदर एक ही टाइप के एक ही पर्सन को पैसा दे रखा, नहीं ना। काफी सारे होमोजीनियस टाइप के जो पर्सन है उनके अंदर का पैसा दे रखा है, ठीक है ना। उनके अंदर काफी सारों की क्या है, मोर्टगेज रखी हुई है उसके अंदर। तो जो भी सिक्योरिटी है, जो भी सिक्योरिटी का जो पैसा है वो क्या है, डाइवर्सिफाई है अलग अलग पर्सन के अंदर, अलग अलग पर्सन को जिनको क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, किसने, ओब्लिगेटर, किसने, ओरिजिनेटर ने, ठीक है ना। किसी एक पर्सन, कोई एक बोरोवर नहीं है, वहाँ पे काफी सारे क्या है, बोरोवर है। तो इस तरह से जो भी उनका रिस्क है किसका, इन्वेस्टर का, वो क्या होगा, डाइवर्सिफाई होगा। मान लो कोई एक बोरोवर डिफॉल्ट कर देता है तो सारा इफेक्ट, मतलब कि पूरे का पूरा इफेक्ट इन्वेस्टर के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या करके इश्यू कर रखी है, वो क्या उसके अंदर काफी सारे बोरोवर क्या है, इंक्लूड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है किसका, इन्वेस्टर का, क्या होगा, डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा देखो, द इन्वेस्टर कैन अटेन अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग द सिक्योराइज्ड बॉन्ड सिंस दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्ट्रूमेंट। क्या है, डिफरेंट है अदर इंस्ट्रूमेंट से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे बोरोवर है जिन्होंने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। अगर मान लो कोई एक बोरोवर भी क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है, तो उसका इतना बर्डन नहीं पड़ेगा किसके ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे क्या है, बोरोवर इंक्लूड है, काफी सारे बोरोवर का पैसा, काफी सारे बोरोवर की मॉर्टगेज उसके अंदर क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो एक बोरोवर के डिफॉल्ट करने से ज्यादा रिस्क नहीं होगा किसको, इन्वेस्टर को। तो इसका पोर्टफोलियो से क्या होगा, डाइवर्सिफाई हो चुका है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसके, अपनी डिसएडवांटेज की। क्या क्या डिसएडवांटेज है किसके, आपकी सिक्योराइजेशन के प्रोसेस की। तो देखो सबसे पहले क्या आपकी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसके अंदर क्या आएगा कि जो आपका एसपीवी है, जो आपका स्पेशल पर्पज व्हीकल या फिर आपका स्पेशल पर्पज जो आपकी एंटिटी है, वो डिस्क्लोज नहीं कर पाता क्या, आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जो भी एसेट है, ठीक है, जो भी एसेट इंक्लूड है किसके अंदर, सिक्योराइजेशन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता किसको, जो भी इन्वेस्टर है जिसने उस सिक्योरिटी क्या किया है, परचेज किया है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे क्या है, कमी है, ठीक है। फिर देखो आपका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज आपकी वो क्या है, आपकी सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स टू हैंडल।
जो आपका सिक्योराइजेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पार्टी क्या है आपकी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये लिख रखा है इसके अंदर, द होल प्रोसेस ऑफ सिक्योराइजेशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्व मल्टीपल पार्टीज, ऑल्सो द एसेट नीड टू बी ब्लेंडेड वाइजली, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे ये। फिर थर्ड आपकी डिसएडवांटेज क्या है? इन्वेस्टर बियर रिस्क, जो इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं कुछ रिस्क बियर करना पड़ सकता है। देखो ये हमने एडवांटेज में भी पढ़ा था कि जो इन्वेस्टर है उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफाई कैसे? जो भी उन्होंने सिक्योरिटी को परचेज किया है इन्वेस्टर ने, उसके अंदर मल्टीपल बोरोवर इंक्लूड है, जिसके कारण अगर कोई एक बोरोवर रिपेमेंट नहीं कर पाता, डिफॉल्ट कर देता है रिपेमेंट करने में, तो उसका जो रिस्क है डाइवर्सिफाइड हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को रिस्क तो है ना कि क्या पता उसको उसकी पेमेंट ना मिले, ठीक है। इसलिए इसको डिसएडवांटेज में भी डाल दिया कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को क्या है, लॉस होने का खतरा रहता है कि कहीं कोई जो भी बोरोवर है वो डेब्ट की रिपेमेंट ना करे, ठीक है, उस केस में। फिर अगला क्या आपकी फोर्थ है, इनएक्यूरेट रिस्क असेसमेंट, कि जो भी आपकी अंडरलाइंग एसेट है तो ओरिजिनेटर कई बार क्या होता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता अच्छे से, और कितना उसके साथ क्या है रिस्क एसोसिएटेड है। तो यहीं पे क्या लिख रखा है, इवन द ओरिजिनेटर फेल टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट और द एसोसिएटेड क्रेडिट रिस्क, और क्या उसके साथ क्या है, क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड है, कितना रिस्क उसके साथ क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर आपका फोर्थ क्या है, इनएडुकेटेड डेट मार्केट, कि जो इंडिया के अंदर अब इतने अच्छे से एग्जिस्ट नहीं हुई है आपकी डेट मार्केट, इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई है आपकी डेट मार्केट, ठीक है ना। तो ये एक अनदर ऑब्स्टेकल, एक अनदर डिसएडवांटेज है किसके अंदर, आपके सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। और जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो सिक्योरिटी सेल की जा चुकी है ना, जो भी मॉर्टगेज वो सेल कर दी गई है किसी एंटिटी को, फिर वो एंटिटी क्या कर रहा है, सेकेंडरी मार्केट में क्या कर रहा है, उनको सेल कर रहा है, किसके थ्रू, सिक्योरिटी के थ्रू, ठीक है ना। तो जहां पर डेट मार्केट ही इतने अच्छे से डेवलप नहीं है तो सेकेंडरी डेट मार्केट कहाँ से अच्छे से डेवलप होगी, तो ये भी एक क्या है इसके डिसएडवांटेज है। इसके कारण प्रॉब्लम होती क्या करने में, इंस्ट्रूमेंट को सिक्योरिटी को इश्यू करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके लास्ट डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है किसके अंदर, आपके प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या है इन्वॉल्व है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है ना, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर आपसे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन आपको मैच द फ्लोइंग के केस में भी दे सकता है, या फिर वो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मतलब क्या करेगा वो, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है किसके, सिक्योराइजेशन के उन इंस्ट्रूमेंट का आप क्या दे देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि क्या ये स्टेटमेंट इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका पूरे सिक्योराइजेशन के अंदर ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान से देखना कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसके अंदर, सिक्योराइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो देखो जो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो आपका कौन सा है, पास थ्रो सर्टिफिकेट। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपका, पास थ्रो सर्टिफिकेट। मैंने 3 टाइप के हम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, पास थ्रो सर्टिफिकेट, पे थ्रो सर्टिफिकेट और आपकी स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी। जब आप पे थ्रो सर्टिफिकेट है वो आपको कई बुकों में क्या मिल जाएगा, पे थ्रो सिक्योरिटी, ठीक है ना, वो आपको कई बुकों में क्या मिलेगा, पे थ्रो सिक्योरिटी मिल जाएगा। क्यों, सिर्फ नाम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगर हम उसको पास थ्रो सर्टिफिकेट पढ़ेंगे, उसको पे थ्रो सर्टिफिकेट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की शॉर्ट फॉर्म सेम ही बन जाएगी, ठीक है ना। इसलिए कई बुकों में उसको पे थ्रो सिक्योरिटी भी मिल जाएगा आपको। तो मेनली हम 3 पढ़ने वाले, कौन सा आपका पास थ्रो सर्टिफिकेट, पे थ्रो सिक्योरिटी और आपका थर्ड कौन सा, स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी। मेन ये 3 टाइप पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट आज की अपनी इस क्लास के अंदर। तो पहले डिफ्रेंशिएट समझो इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों कॉमनली क्या है, सेम से, ये थोड़ा सा एक मेन डिफरेंस है, उसको क्लियर कर लो, ये दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसको करेंगे लेटर ऑन डिस्कस बाद में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पास थ्रो सर्टिफिकेट की। क्या होता है आपका पास थ्रो सर्टिफिकेट, जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की अमाउंट तब भी मिलेगी किसको, एसपीवी को। तो एसपीवी उसी वक्त क्या करेगा, जब अमाउंट रिसीव होते ही बोरोवर से, वो पास कर देगा किसको, इन्वेस्टर को, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है पे थ्रो सर्टिफिकेट के थ्रू उस सिक्योराइजेशन प्रोसेस के अंदर। बात क्लियर हुई, जितने भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है पे थ्रो पास थ्रो सर्टिफिकेट के थ्रू उस सिक्योराइजेशन के प्रोसेस के अंदर, उस केस में उन इन्वेस्टर को तभी अमाउंट मिल जाएगी, तब एसपीवी को अमाउंट किससे रिसीव होगी, बोरोवर से रिसीव होगी। जैसे ही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की अमाउंट एसपीवी को बोरोवर से मिल जाएगी, ठीक है, उसी वक्त एसपीवी क्या करेगा, उस अमाउंट को किसको ट्रांसफर कर देगा, इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देगा। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इन द केस ऑफ पास थ्रो सर्टिफिकेट व्हेन द कैश प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब जो कैश के
का जो कैश मिल रहा है वो अगर प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में इज रिसीव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल बोरोवर, तब भी क्या होता है, रिसीव होता है किससे, आपके ओरिजिनल बोरोवर से, वो उस किसके द्वारा, एसपीवी के द्वारा। इट इज पास्ड ऑन द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है ना। जितनी बार भी अमाउंट बोरोवर से रिसीव होगी किसको, एसपीवी को, उतनी बार ही क्या करेगा, एसपीवी पास कर देगा उस अमाउंट को किसको, जो भी होल्डर है उस सर्टिफिकेट का, मतलब जो भी क्या है इन्वेस्टर है, क्या कर देगा, पास कर देगा। तभी तो नाम में दिख रहा है ना क्या, पास थ्रू, मतलब उसी वो क्या कर देगा, पास कर देगा, ठीक है ना। एंड द एंटायर प्रिंसिपल इज रिटर्न विद द रिटायरमेंट ऑफ द एसेट्स पैक्ड इन द प्लॉट। जो एंटायर जो अमाउंट है प्रिंसिपल की, मतलब कि वो कब कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि जो भी ऑब्लिगेशन है एसपीवी की इन्वेस्टर के थ्रू, इन्वेस्टर की तरफ, वो कब कंप्लीट हो जाएगी, तब बोरोवर, जैसे ही बोरोवर कंप्लीट अमाउंट दे देगा उस मॉर्टगेज की, उस लोन की, ठीक है ना, उसी वक्त इन्वेस्टर की जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बात क्लियर। तो यहाँ पे लिख रखा है एंटायर प्रिंसिपल इज रिटर्न विद द रिटायरमेंट ऑफ द एसेट पैक्ड इन द पूल। बात क्लियर। The investor in a pass-through transaction acquired the receivable subject to all their fluctuant prepayment, etc. मतलब किसने क्या कहा, मान लो बोरोवर फॉर एग्जाम्पल प्रीपेमेंट कर देता है, पहले ही पेमेंट कर देता है, तो उस केस में एसपीवी ये नहीं सोच सकता कि प्रीपेमेंट मिलेगी मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ, कोई और इन्वेस्ट कर देता हूँ, इन्वेस्टर को बाद में रिपेमेंट कर दूंगा। नहीं, अगर यहाँ पर एसपीवी को बोरोवर से प्रीपेमेंट मिलती है ना, तो इन्वेस्टर को भी प्रीपेमेंट करनी पड़ेगी किसको, एसपीवी को, ठीक है ना। जैसे ही बोरोवर ने प्रीपेमेंट दी एसपीवी को, तो एसपीवी भी उसी वक्त क्या करेगा, इन्वेस्टर को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है ना। जो भी फ्लक्चुएशन आएगी उसके अंदर, वो सारी की सारी फ्लक्चुएशन क्या होगी, इन्वेस्टर को भी के भी ऊपर आएगी, ठीक है ना। मान लो बोरोवर पेमेंट नहीं कर पाता, तो उस केस में एसपीवी को पेमेंट नहीं मिली, तो इन्वेस्टर को भी पेमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर प्रीपेमेंट मिलती है तो इन्वेस्टर को भी क्या मिल जाएगी, प्रीपेमेंट मिल जाएगी। एसपीवी उस अमाउंट को अपने पास नहीं रख सकता री इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिस्की प्रोसेस भी हो जाता है आपका पीटीसी कंपेयर टू पीटीएस के। अब डिफरेंस देखो, जो पीटीएस आपका पे थ्रू सिक्योरिटी, या फिर आपको कई जगह इसको पे थ्रू सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, दोनों नाम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो आपका पे थ्रू सिक्योरिटी फिर पे थ्रू सर्टिफिकेट है, उसमें क्या डिफरेंस है पास थ्रू से, इसमें जो भी अमाउंट मिलती है किसको, एसपीवी को, वो उसी वक्त ट्रांसफर नहीं करता इन्वेस्टर को, ठीक है ना। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, एक इंटरवल, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड पहले से डिसाइड होता है, उसी फिक्स टाइम पीरियड पे उसी वो ही फिक्स अमाउंट, जो फिक्स अमाउंट पहले से क्या कर रखी है, डिसाइड कर रखी है, वो पे की जाती है। जैसे आपकी एफडी होगी, आप बैंक में एफडी करवाते हो ना, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी सेम है, फिक्स टाइम पीरियड पे फिक्स जो अमाउंट डिसाइड की जाती है, इन्वेस्टर को क्या है, वही अमाउंट मिलती है किससे, एसपीवी से, ठीक है। यहाँ पर जो बोरोवर है, इस केस के अंदर बोरोवर अगर प्रीपेमेंट भी कर देगा, अगर प्रीपेमेंट कर देता है किसको, एसपीवी को, तो उस केस में एसपीवी इन्वेस्टर को प्रीपेमेंट नहीं करेगा, क्या करेगा, उस अमाउंट को आगे इन्वेस्ट कर देगा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना। कहीं और क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, वहां से कुछ रिटर्न जनरेट करने के लिए, ठीक है। जो टाइम पीरियड आएगा तो उसी वक्त क्या कर देगा, वहां पे उसको फिक्स पेमेंट कर देगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बोरोवर ने क्या किया, प्रीपेमेंट कर दी, टोटल अमाउंट मान लो 100 मिलनी थी, बोरोवर ने प्रीपेमेंट करके 200 अमाउंट कर दी, ठीक है ना। प्रीपेमेंट कर दी 100 की, 100 तो मिलनी थी एसपीवी को टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन 100 रुपीज प्रीपेमेंट आ गया, यहाँ पे टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी, यहाँ पे 200। और एसपीवी को जो है इन्वेस्टर है, वहां पे होल्डर है सिक्योरिटी को, उनको कितनी मिलनी थी, 100 रुपीज देने थे, लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए प्रीपेमेंट के। तो उस केस में जो एसपीवी है, जो एक्स्ट्रा रुपीज है किसके, आपके प्रीपेमेंट के, उसको आगे क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। और लेट्स से मान लो कि इसको 100 रुपीज मिले थे, किसी बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, और वो 100 रुपीज ना मिले, कितने मिले, 50 रुपीज मिले, किसी ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया किसी बोरोवर ने, और वो 100 रुपीज जो मिलने थे वो 100 रुपीज ना मिलके कितने मिले, 50 रुपीज मिले। उस केस में एसपीवी क्या करेगा, जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो उसमें से निकाल के टोटल 100 रुपीज किसको क्या करेगा, इन्वेस्टर को प्रीपे कर देगा, मतलब जो फिक्स रेट है वो पे करेगा ही करेगा, उसको प्रीपेमेंट मिले या ना मिले, या फिर कोई क्या कर दे उसके अंदर डिफॉल्ट कर दे, ठीक है ना। फिक्स रेट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टर को मिलनी ही मिलनी है। ये मेनली डिफरेंस है दोनों के अंदर, आपका पीटीसी के अंदर और पीटीएस के अंदर, तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ यहाँ पे। तो पीटीसी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखो, पीटीसी के अंदर क्या लिख रखा है, जो आपका पास थ्रू सिक्योरिटीज के अंदर क्या लिख रखा था, मटेरियल रिस्क एंड रिवॉर्ड इन द एसेट पोर्टफोलियो सच एज द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट वेरिएशन, रिस्क ऑफ प्रीपेमेंट एटसेट्रा। जितना भी रिस्क है इसके अंदर, किसके अंदर, आपका
पास थ्रू सिक्योरिटी के अंदर जितना भी क्या है रिस्क है ना, वो सारा रिस्क किसके ऊपर जाएगा, इन्वेस्टर के ऊपर, ठीक है ना। वो रिस्क आपका क्या हो, इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो या फिर प्री पेमेंट का रिस्क हो, कोई भी रिस्क हो, सारा कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सारे का सारा रिस्क। द पास थ्रू हैव अ सिंगल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर एंड टेन्योर ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज मैच्ड विद द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स। जो भी टेन्योर है इसका किसके साथ मैच होगा, वो जो भी सिक्योरिटाइज्ड एसेट है उसके साथ। All investor receive proportional payment, no slower, no faster। हर एक को इन्वेस्टर को मिलेगी प्रोपोर्शनल पेमेंट, मतलब कि मान लो जितना भी पैसा मिला है एसपीवी को, किससे, बोरोवर से, मान लो फॉर एग्जाम्पल मिले 200 रुपीज, इसमें 100 रुपीज तो मिल नहीं थे, 100 रुपीज क्या थे, प्री पेमेंट के हैं। तो उस केस में एसपीवी जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने क्या परचेज कर रखा है, पास थ्रू सिक्योरिटी परचेज कर रखे है, उसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर है उनको प्रो राटा बेसिस पे क्या करेगा, जितने जितना उनका हिस्सा है उस सिक्योरिटी के अंदर उतने उतने बेसिस पे क्या कर देगा, इन्वेस्टर को वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जब इसका 10% का क्या है शेयर, उसको 10% अमाउंट दे देगा 200 में से, जिसका 20% है उसको 20% दे देगा, जिसका 30% है मतलब अकॉर्डिंग टू प्रो राटा बेसिस वो जो अमाउंट है 200 की वो क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एसपीवी उसी वक्त जिस वो क्या करता है, बोरोवर से इसको पेमेंट मिलती है इन्वेस्टर को, ठीक है ना। प्री पेमेंट मिलती है तब भी, अगर कम पेमेंट मिलती है, डिफॉल्ट हो जाता है तो उस केस में भी जितनी अमाउंट मिलेगी उतनी ही क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन्वेस्टर को एज ए प्रो राटा बेसिस पे। यहाँ पे ये लिख रखा है कि इसके अंदर आपका पास थ्रू सिक्योरिटी, तो क्लियर हुआ अच्छे से पास थ्रू सिक्योरिटी क्या होगा। अब देखो पे थ्रू सिक्योरिटी में डिफरेंस तो क्लियर हो ही चुका है, पहले क्या है एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर दे क्या रखा है। देखो On the other hand, pay-through certificate has a multiple maturity structure depending upon the maturity pattern of the underlying assets। तो इसके अंदर multiple maturity structure होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट मिलती है फिक्स पेमेंट मिलती है, ठीक है ना। तो इस केस में आप जो सिक्योरिटी वो परचेज कर सकते हो अलग अलग मैच्योरिटी टाइम पीरियड की, मतलब इसके अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म किसी तरह की भी सिक्योरिटी क्या कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि तब भी पेमेंट मिलेगी किससे, बोरोवर से, तभी एसपीवी क्या करेगा, पेमेंट करेगा इन्वेस्टर को, नहीं। यहाँ पर अपने हिसाब से आप एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट आप जो भी सिक्योरिटी परचेज करो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, मीडियम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको फिक्स रेट ऑफ अमाउंट मिल जाएगी। यहाँ पर इससे कोई लिंक नहीं कि बोरोवर पेमेंट कब करता है। बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो द ग्रेटेस्ट एडवांटेज यहाँ पे क्या है, इज दैट दे कैन बी इश्यूड डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर डिपेंड फॉर वेरिंग मैच्योरिटी पैटर्न, ठीक है ना। मतलब जो भी इन्वेस्टर की डिमांड है उस मैच्योरिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल सकता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है, शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए। ऊपर वाले में क्या था पास थ्रू के अंदर कि जितना भी वो मोर्टगेज है, जितना भी लाइफ टाइम है उस लोन का, उतने तक ही क्या होगी उसका टाइम पीरियड होगा मैच्योरिटी का, उस सिक्योरिटी का, उस इन्वेस्टर की सिक्योरिटी का, ठीक है ना। जितना टाइम पीरियड किसका है, उस लोन का, उस बोरोवर के लोन का टाइम पीरियड है जी, हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है पे थ्रू सर्टिफिकेट या पे थ्रू सिक्योरिटी। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है अच्छे से। फिर देखो इन केस पे थ्रू सर्टिफिकेट द एसपीवी इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल इश्यूड डेट security such as bond repayable on the fixed date, ठीक है। But such debt security in turn would be backed by the mortgage transferred by the originator to the SPV। The SPV make a temporary reinvestment of cash flow। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर कोई प्री पेमेंट मिल जाती है तो उस केस में जो एसपीवी है उसको री इन्वेस्ट कर सकता है उस अमाउंट को, तब तक उसको पेमेंट नहीं करनी आगे किसको, जो भी इन्वेस्टर है, ठीक है। लेकिन आपका जो पीटीसी था, जो आपका पास थ्रू सिक्योरिटी था, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। बात क्लियर। यहाँ पे टू द एक्सटेंट कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, जो भी गैप बिटवीन है किसका, मतलब कि जो भी गैप है किसके अंदर जितनी पेमेंट करनी है और जितनी उसको एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है, कब तक, तब तक डेट ऑफ पेमेंट तक। बात क्लियर हुई यहाँ पे। पे थ्रू सिक्योरिटी और पास थ्रू सिक्योरिटी दोनों के अंदर से डिफरेंस क्लियर। एक मिनट डिफरेंस याद रखो, पास थ्रू सिक्योरिटी नाम से क्लियर है, पास मतलब कि अमाउंट उसे पास कर दो जब एसपीवी को क्या हुआ, वो अमाउंट रिसीव हुई है किससे, बोरोवर से, उसे क्या कर दो, उस अमाउंट को पास कर दो, तो तब उसका नाम क्या पड़ा, पास थ्रू सिक्योरिटी, ओके। और पे थ्रू सिक्योरिटी में क्या है, इसका अपोजिट है, मतलब कि कोई मतलब कि एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट आपको पे करनी है, ये कोई जरूरी नहीं कि तब भी हमें बोरोवर से मिलेगी, तभी हमें क्या करनी पड़ेगी, रीपेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं। एक फिक्स अमाउंट हम क्या करेंगे, पे करेंगे किसको, अपने इन्वेस्टर को, ठीक है। अगर हमें ज्यादा अमाउंट रिसीव होती है, मतलब हमें का मतलब यहाँ पे क्या, एसपीवी को ज्यादा अमाउंट रिसीव होती है तो एसपीवी क्या करेगा, उसको री इन्वेस्ट कर देगा टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए।
बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और एक मेन एडवांटेज क्या है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म तीनों तरह की सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं पे थ्रू सर्टिफिकेट के अंदर। लेकिन पास थ्रू सर्टिफिकेट के अंदर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट के अंदर, वो टाइम पीरियड कितना होता है, जितने तक का भी बोरोवर ने लोन ले रखा, जो भी टाइम पीरियड उसका होगा उतना ही क्या होगा, उस सिक्योरिटी का मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर दोनों के अंदर अच्छे से, ठीक है। फिर देखो अपन लास्ट जो है वो क्या है आपकी स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी। अब आपकी स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी क्या होती है, जो आपकी स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी होती है मेनली ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है ना। मतलब कि आप तब एक से ज्यादा क्या करते हो, सिक्योरिटी इश्यू करते हो, मतलब कि आप इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी क्या कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो, या फिर आप ओनली प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी पे कर रहे हो। सिक्योरिटी क्या की है, इश्यू की है इन्वेस्टर को, या तो वो इंटरेस्ट ओनली है या फिर वो प्रिंसिपल ओनली है। यहाँ पे इंटरेस्ट ओनली का मतलब क्या, कि जो इन्वेस्टर जिन्होंने परचेज की है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जिन्होंने क्या किए परचेज किए हैं, तो उनको जो भी अमाउंट मिलेगी बोरोवर से, और बोरोवर की अमाउंट में जो भी अमाउंट इंटरेस्ट का होगा ना, वो ही दिया जाएगा इंटरेस्ट ओनली वालों को, और जो अमाउंट उसमें से प्रिंसिपल का होगा वो दिया जाएगा किसको, प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट वालों को। मान लो बोरोवर ने लेट से दिए 200 रुपीज, ठीक है ना, 200 में से मान लो 60 रुपीज इंटरेस्ट के थे, और बाकी के जो बचे आप कितने 140, वो किसके थे, प्रिंसिपल के थे। तो जिन्होंने इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट खरीद रखा है तो उनको 60 रुपीज में से डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट खरीद रखा, जो बाकी के 140 बचे प्रिंसिपल की अमाउंट वाले, वो वाली अमाउंट किसको दी जाएगी, प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट वालों को दी जाएगी। ये है आपका स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी, मतलब कि आपने क्या किया, अमाउंट को एक तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, अलग अलग सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो यही लिखा गया पे, आर क्रिएटेड बाय द डिवाइडिंग द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। क्या होता है, जो भी आपके पास कैश फ्लो हुआ है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना, विद द अंडरलाइंग इनटू वन और मतलब इनटू टू और मोर न्यू सिक्योरिटी के अंदर। दोज टू सिक्योरिटी आर एज फ्लो, आपका इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट या आपका प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट। तो ये क्लियर हुआ स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है। तो एक बार देख अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इनको डिटेल में। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट होल्डिंग, जिन्होंने इंटरेस्ट होल्डिंग सर्टिफिकेट ले रखे हैं उस केस में उनको कौन सी पेमेंट मिलेगी, जो पेमेंट इंटरेस्ट से जो इनकम रिसीव होगी उनको वो ही पेमेंट मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। और प्रिंसिपल होल्डिंग सर्टिफिकेट के अंदर नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि जो भी अमाउंट प्रिंसिपल की रिसीव होगी उसमें से रिपेमेंट की जाएगी किसको, प्रिंसिपल वालों को। ये दो चीज तो यहाँ पे क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट वालों का मतलब जो भी प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट है उनकी वैल्यू, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा कब, तब जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन चला गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या चला जाएगा, डाउन चला गया। जैसे ही इंटरेस्ट रेट डाउन जाएगा तो अब क्या, मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले था 8% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अब चला गया 6% इंटरेस्ट रेट, तो कम हो गया। मान लो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के मॉर्गेज की, यहाँ पे मत सोचना कि सर प्रॉपर्टी मॉर्गेज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप हाउस लोन ले रहे हो, आप कार लोन ले रहे हो, कोई भी लोन है आपका यहाँ पे हर एक चलेगा, एजुकेशन लोन भी चलेगा, ठीक है ना, हर एक लोन चलेगा। मान लो हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टी की, तो इंटरेस्ट रेट चला गया, जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो डाउन चला गया। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही इंटरेस्ट रेट डाउन जाएगा, जो पेमेंट मिलनी है किसको, इंटरेस्ट वालों को, जिन्होंने इंटरेस्ट सिक्योरिटी ले रखी है उनको कम मिलेगी अब पेमेंट, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो उससे शिफ्ट होके कहाँ आ जाएंगे, अपने प्रिंसिपल वाले के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर उनको बेनिफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल वाले हैं, प्रिंसिपल वाले को बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे जिन्होंने भी लोन ले रखा होगा पहले, वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रखा होगा, अब वो क्या सोचेंगे कि हमने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले रखा जो कि 8% है, ठीक है। अब क्यों ना मैं इस लोन को अभी रीपे कर दूं एक साथ सारा। जैसे वो लोन को एक साथ रीपे करेंगे सारे का सारा, तो जो भी एसपीवी उसके साथ उसके पास क्या आएगा, एक साथ ज्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक है। और उस केस में वो क्या कर लेंगे, नया लोन ले लेंगे 6% इंटरेस्ट रेट से। बात क्लियर हुई, तो जिससे क्या होगी, ज्यादा डिमांड होगी किसकी, प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट वालों की। जो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट है उनकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उनका प्रॉफिट भी क्या होगा, वहां पे इंक्रीज होगा। प्रॉफिट ज्यादा मतलब की डिमांड ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा उनका, हाई होगा, ठीक है ना। तो उनको एडवांटेज मिलेगी यहाँ पे किसको, आपके प्रिंसिपल सर्टिफिकेट वालों को। लेकिन इसका अपोजिट, अगर इंटरेस्ट रेट हाई चले जाते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट हाई चले जाते तो उस केस में जो पेमेंट यहाँ पर इनको 8% मिल रही थी पहले इंटरेस्ट रेट वालों को, अब वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। लेट से हम मान लेते 10% इंटरेस्ट रेट हो गया अब, तो यहाँ पे उनको पेमेंट अब क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी 10% से।
तो जो जिन्होंने प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ले रखे थे, प्रिंसिपल होल्डिंग सर्टिफिकेट ले रखे थे, अब वो लोग क्या करेंगे, इससे सिर्फ प्रॉफिट किस पे आ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट वालों पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा किसका, इंटरेस्ट रेट वालों का। तो यहाँ पर यही दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सिमिलरली व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज अप, इंटरेस्ट होल्डिंग सर्टिफिकेट होल्डर्स टेंड टू गेन। अब गेन किसको मिलेगा, आपका इंटरेस्ट होल्डर सर्टिफिकेट जिन्होंने ले रखा उनको क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। सिंस मोर इंटरेस्ट इज अवेलेबल फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स, क्यों, क्योंकि अब जो अंडरलाइंग एसेट है उसके ऊपर क्या मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इनको इंटरेस्ट की पेमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। One cannot exactly predict the future movement of interest and hence these certificates give much scope of speculator to play the game. बात क्लियर हुआ आपको यहाँ पे, ठीक है, कि जो आपकी स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी है वो क्या होती है। तो मेनली हमने 3 टाइप क्या पढ़ा यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट पढ़े अपने किसके अंदर, आपके सिक्योराइजेशन के प्रोसेस के अंदर। पहला कौन सा पढ़ा, पास थ्रो सर्टिफिकेट। सेकंड कौन सा पढ़ा, पे थ्रो सर्टिफिकेट या फिर पे थ्रो सिक्योरिटी। और थर्ड कौन सा पढ़ा अपना, स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी। आई थिंक आप तीनों को क्लियर हो चुके होंगे अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पूरे का पूरा टॉपिक कौन सा, प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है ना, जो किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म सोर्स का पार्ट है। कल की क्लास में हम जो हमारे जो और बचे हुए हैं किसके, आपके लॉन्ग टर्म सोर्स के टॉपिक, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट टर्म सोर्स को, उस सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है वो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो साथ में बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।